नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अध्याय 9 के भाग 2 की चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। पहला भाग आप लोगों ने देखा होगा और जाना होगा कि किस प्रकार से भारतीय राजनीति में 1990 के बाद में बड़े 5 बदलाव आए। उनमें से एक बदलाव की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की। गठबंधन के युग के बारे में हम लोगों ने जाना था और उस गठबंधन के युग के बारे में जब उस वीडियो को हम लोगों ने अपलोड किया और आप लोगों ने सुना तो एक हल्की सी मिस्टेक थी। पहले हम उसकी त्रुटि सुधार कर लेते हैं कि आई डी गुजराल जो मैंने बोला उसकी जगह आई के गुजराल है, इंद्र कुमार गुजराल है। एक तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि मैंने कमेंट्स बॉक्स में इस बात को साझा किया है जो भी त्रुटि हुई है, तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि आई डी गुजराल नहीं है, आई के गुजराल है, इंद्र कुमार गुजराल है। दूसरे एलपीजी में मैंने एल का लिबरलिज्म जो शब्द बताया उदारवाद, वो सही शब्द है लिबरलाइजेशन है। तो ये दो त्रुटियां मैंने कमेंट्स बॉक्स में भी की। शाब्दिक उच्चारण में कुछ दिक्कतें हो सकती है तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी है और वापिस हम त्रुटि सुधार भी कर रहे हैं लगातार। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। आइए आज हम नए बदलाव, भारतीय राजनीति में नए बदलाव के भाग 2 की चर्चा करना चाह रहे हैं और भाग 2 में बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज? सबसे पहले अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। अन्य पिछड़े वर्ग का राजनीतिक उदय यानी ओबीसी का राजनीतिक उदय किस प्रकार से होता है, यह बहुत डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि बोर्ड के पेपर में प्रश्न छपना ही चाहिए। मैं ये कह रहा था कि तो छप गया होगा लेकिन पेपर अभी बनना है, तो ये तो छपा हुआ प्रश्न ही मान के चलिए आप लोग। मंडल मुद्दा, मंडल आयोग का गठन, मंडल आयोग की सिफारिशें, इसका गठन क्यों किया गया, बहुत अच्छे से हम लोग बात करेंगे। प्रश्न बनेगा यहां से 100% प्रश्न बनेगा। अंत में हम बात करेंगे दलित जातियों का राजनीतिक उदय यानी कि एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का जो है राजनीतिक उदय। ये तीन मूलतः हम लोगों को दो बात करनी, ओबीसी और एससी और एसटी के बारे में हम लोगों को बात करनी है कि 1980 के दशक में इनका भारतीय राजनीति में किस प्रकार से उदय होता है। तो अंत तक आप लोग वीडियो को जरूर देखें। आप इस वीडियो तक पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हमारे प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में हम लोगों को जरूर बताएं। आप सबके सहयोग से ही हम लगातार कक्षाएं आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अधिकतम विद्यार्थियों तक ये वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, अधिकतम विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं और केवल हम यही चाहते हैं कि अधिकतम विद्यार्थी लाभान्वित हो। आइए कक्षा में बिना किसी औपचारिकता के हम लोग प्रवेश करते हैं और सबसे पहले है अन्य पिछड़े वर्ग का राजनीतिक उदय, ओबीसी का राजनीतिक उदय। बात चर्चा करने से पहले आप लोगों को यह बात एकदम क्लियर करना चाहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति इनके हितों की सुरक्षा करने के लिए आयोग का गठन कर सकते हैं। इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने अब तक दो आयोगों का गठन किया है। पहला काका कालेकर आयोग, जिसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है, काका कालेकर आयोग, इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। 1953 में इसका गठन किया, जहां तक मुझे याद है 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट के तहत विशेष कोई लाभ ओबीसी को जब प्राप्त नहीं हुआ तो अन्य पिछड़े वर्ग ने विशेष रूप से 1980 के दशक के बाद में, या हम कह सकते हैं 1970 के दशक के बाद में, इन्होंने अपनी राजनीतिक दावेदारी को जताना प्रारंभ किया। तो अन्य पिछड़े वर्ग की हम बात करते हैं तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। हमारे संविधान में इसके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग, और अंग्रेजी में भी नाम आप लोगों को याद रखना है इसका, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस। किस प्रकार से इनके बारे में बातें आगे बढ़ी उसके बारे में हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं। इस वर्ग का मानना था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिनको संविधान लागू होते ही शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे रखा था,
इनका मानना था, और उनको राजनीतिक आरक्षण भी प्राप्त है लोकसभा और विधानसभा में। इन जातियों के लोगों का मानना था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा भी ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिनको हमेशा से निम्न माना जाता था, जिनका शोषण होता था, और वो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, अतः उनके हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये मांग इन्होंने सबसे पहले इन समुदायों ने की। इन समुदायों को पिछड़ा वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि 1970 के दशक के बाद में ये पिछड़ा वर्ग धीरे धीरे जो है कांग्रेस पार्टी से दूर होता जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इनके हित में काम नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस पार्टी ने इनके आरक्षण के बारे में विशेष ध्यान नहीं दिया, इसलिए धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से दूर होते जा रहे थे। अंततः 1977 में जब जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, तब जनता पार्टी के गठबंधन में इस वादे के साथ इन्होंने जनता पार्टी को मतदान दिए थे, और 1977 में जनता पार्टी की जीत का एक कारण भी था कि पिछड़े वर्ग के मत किसको मिले, जनता पार्टी को। जैसे जनता पार्टी की सरकार बनती है 1977 में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, मोरारजी देसाई ने इन पिछड़े वर्ग के हितों की सुरक्षा करने के लिए 1978 में 1978 में मंडल आयोग का गठन किया। बीपी मंडल, बिंदवेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया। इसे दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के नाम से जानते हैं। 1980 में इस आयोग ने अपनी क्या दी, रिपोर्ट दी। लेकिन जनता पार्टी के नजदीकी लोग आए, कांग्रेस से दूर होते गए। जनता पार्टी ने इनके हितों की बात की, क्योंकि जनता पार्टी में दो ऐसे राजनीतिक दल थे जो जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल थे, और उन राजनीतिक दलों का जो जनाधार था वो पिछड़े वर्ग के गांव के काफी वोटर थे। वो दो राजनीतिक दल हम लिख देते हैं, बाई चांस प्रश्न पूछ ले। एक भारतीय क्रांति दल, भारतीय क्रांति दल, और दूसरा आपके संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ये दो राजनीतिक दल, इन दोनों राजनीतिक दल को पिछड़े जातियों में काफी अच्छा जनाधार था। तो क्या क्या बातें याद रखनी है? पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन काका कालेकर आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। 1953 में गठन, 1955 में रिपोर्ट। अन्य पिछड़ा वर्ग इनका ओबीसी का, अंग्रेजी में अदर बैकवर्ड क्लासेज। ये छोटे छोटे प्रश्न। और दो राजनीतिक दल जिनको ओबीसी में अच्छा खासा बहुमत प्राप्त था, समर्थन प्राप्त था, भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट, अगला, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मंडल का लागू होना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एनसीईआरटी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरी कहानी मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि मोरारजी देसाई ने, जनता पार्टी की सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार, और यहां जनता पार्टी की सरकार का सीधा सा जो तात्पर्य है वो ये है कि जो मोरारजी देसाई की सरकार, पहली गैर कांग्रेसी सरकार, इनके द्वारा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा करने के लिए 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में, बिंदवेश्वरी प्रसाद मंडल, बहुत ढंग से ध्यान रखना, की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया। दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग, पहला मैंने आपको बताया काका कालेकर आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंडल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। इसको मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है, मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है, मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस मंडल आयोग ने, इसका मुख्यतः गठन किया गया था कि कौन कौन सी जातियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है, उनकी पहचान की जाए और उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए जो है सुझाव दिए जाए। 1978 में मंडल आयोग का गठन किया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। जब तक ये अपनी रिपोर्ट देता है, प्रस्तुत करता है, तब तक केंद्र में सरकार बदल चुकी थी। आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई के बाद में चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1980 तक 4 महीने के बाद उनको भी त्यागपत्र देना पड़ता है। 1980 में मध्यावधि चुनाव होते हैं और हमारे देश में वापिस इंदिरा गांधी की सरकार आती है, इसलिए मंडल आयोग की रिपोर्ट चली जाती है ठंडे बस्ते में। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, अगस्त
1990 में, ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये 30 एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, बहुत ढंग से ध्यान रखना। अगस्त 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी हमारे देश में। वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और वीपी सिंह राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के प्रधानमंत्री थे। कौन सा? राष्ट्रीय मोर्चा। पिछले वीडियो में सारी बातें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और इस राष्ट्रीय जो मोर्चा था, इसको जनता पार्टी और कुछ राजनीतिक दलों से ये बना हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चे ने इसको बाहर से जो है समर्थन दिया था। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने, वीपी सिंह की सरकार ने अगस्त 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए अन्य पिछड़े वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ी जातियों को केंद्र की सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दे दिया। 27% आरक्षण दे दिया। जैसे ही इनको सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में यह आरक्षण दिया गया, जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं था, उनके और इनके बीच में सशस्त्र हिंसा का माहौल बन गया। देश की राजनीति बहुत गर्म हो गई। आरक्षण का मुद्दा उस समय ज्वलंत हो चुका था। इस समय वाद विवाद हुए, तर्क वितर्क हुए, और जब वाद विवाद हुए, तर्क वितर्क हुए, इनके आरक्षण का विरोध किया गया, तब ये जातियां एकजुट हुई, लामबंद हुई, इन जातियों के हितों की नुमाइंदगी हुई, इन जातियों का संगठन बना, और इन्होंने मजबूत दावा किया कि हमारी अच्छी खासी जनसंख्या है, अतः हमें भी सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण तो प्राप्त होना ही चाहिए, हमें राजनीति में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ इन जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले भी भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और भी कई राजनीतिक दल थे, जिन्होंने इन जातियों के समर्थन में जो है नेतृत्व किया, क्योंकि उनको भी इनके वोट बैंक की आवश्यकता थी। तो कुल मिलाकर अन्य पिछड़े वर्ग की सत्ता में हिस्सेदारी का मुद्दा उठा, शिक्षण संस्थानों में नौकरियों का मुद्दा उठा, सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में नौकरियों में इनकी प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठा। और ऐसी स्थिति में ये जातियां कुल मिलाकर लामबंद हुई, एकजुट हुई, इनका संगठन बना, और इन वर्ग ने समुचित राजनीति में भी अपने प्रतिनिधित्व की, सत्ता में प्रतिनिधित्व भी, सत्ता में साझेदारी की मांग भी उठाना प्रारंभ कर ली। तो एक तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यह है, मंडल आयोग। तो मंडल आयोग का गठन कब किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया, उसने अपनी रिपोर्ट कब दी, उसके बारे में हम लोग बातें जान चुके हैं। जनता पार्टी की सरकार ने की, यह बात भी हम लोग जान चुके हैं। 1960 के दशक से अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बारे में बात करता आ रहा था। दक्षिण भारत के राज्यों ने, ध्यान रखना, दक्षिण भारत के राज्यों ने ओबीसी को आरक्षण दे दिया था। दक्षिण भारत के राज्यों में 1960 के दशक में ही ओबीसी को आरक्षण दे दिया, लेकिन उत्तर भारत में अभी तक ओबीसी को आरक्षण प्राप्त नहीं था। सबसे पहले बिहार के जो मुख्यमंत्री थे, बिहार के सीएम जो थे, जिनका नाम था कर्पूरी ठाकुर, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले बिहार में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। बिहार में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, इस दिशा में सबसे पहले ये लोग थे। केंद्र की यदि हम बात करें तो 1978 में मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग के गठन के कारण आप लोगों से पूछे जाएंगे। बिंदवेश्वरी प्रसाद बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। दूसरा पिछड़ा वर्ग मैंने आयोग आपको बता दिया, बिंदवेश्वरी प्रसाद, पूरा नाम आप लोगों को याद रखना, बीपी मंडल, इसे मंडल कमीशन भी कहा जाता है। प्रश्न यह पूछा जाएगा, मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया, गठन के कारण, गठन के कारण या गठन का उद्देश्य। पहला इसका कार्य, मंडल आयोग के कार्य कह सकते हैं, या गठन के उद्देश्य। एससी व एसटी के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान करना, बहुत अच्छा प्रश्न है। और दूसरा, इन जातियों के हितों की या इन वर्गों के हितों की इन जातियों के हितों की सुरक्षा हेतु सुझाव देना।
सुरक्षा हेतु सुझाव देना। सुझाव देना। यदि आपसे पूछा जाता मंडल आयोग का मुख्य कार्य क्या था, किस लिए इसका गठन किया गया, तो इसके गठन का जो पहला कारण था मैंने आप लोगों को बताया कि पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए उपाय बताना इनका मुख्य कार्य था कि कौन सी पिछड़ी जातियां हैं उनकी स्थिति में कैसे, यानी कि इन जातियों के हितों की सुरक्षा हेतु सुझाव देना, यानी पिछड़ी जातियों की स्थिति को सुधारने हेतु क्या देना, सुझाव देना। साथ ही साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों की पहचान करना, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से, विशेष रूप से सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों की पहचान करना, पिछड़ी जातियों की पहचान करना, यह एक और कारण हो जाएगा, पहचान करना, यानी कि कौन कौन सी जातियां सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुई है और उनके पिछड़ेपन को दूर करने हेतु सुझाव देना। सामाजिक तीसरा व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों की पहचान करना व इनकी स्थिति सुधार करने हेतु तथा पिछड़ेपन को दूर करने हेतु सुझाव देना। ये बहुत अच्छी बात है, मैंने आप लोगों को बताई है मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया, इसका मुख्य कार्य क्या था। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, बात हमारी हो चुकी है। आयोग का मशवरा था कि पिछड़ी जातियों के अर्थ में इनको स्वीकार किया जाए। दूसरा प्रश्न, मंडल आयोग के सुझाव, मंडल आयोग ने सुझाव क्या दिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मंडल आयोग ने सुझाव क्या दिया? पहला सुझाव, पिछड़ी जातियों के रूप में स्वीकार किया जाए, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जो जातियां हैं उनको पिछड़ी जातियों के रूप में स्वीकार किया जाए। दूसरा, इन जातियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए सरकारी नौकरियों में इसको आरक्षण दिया जाए। केंद्र की सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की इसने सिफारिश की। इस आयोग का मानना था कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में इन जातियों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। और तीसरा, भूमि सुधार का कार्य करके भी इन जातियों के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। तीनों पॉइंट मैं लिख देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर एक, पहला जो पॉइंट है कि पहला जो पॉइंट है इसमें अपन सुझाव में ये लिखेंगे कि पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए। पिछड़े वर्ग को पिछड़े वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए। पिछड़े वर्ग को पिछड़ी जाति के रूप में स्वीकार किया जाए। दूसरा, शिक्षण संस्थाओं व सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व कम है, अतः केंद्र की सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने का क्या दिया? सुझाव। तीसरा सुझाव, भूमि सुधार के कार्य किया जाए और इन जातियों को क्या किया जाए? लाभान्वित किया जाए। तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण इस आयोग ने सुझाव दिए कि जो पिछड़े वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अलावा भी वर्ण व्यवस्था में बहुत सी ऐसी जातियां थी जिनको निम्न माना जाता था।
आयोग ने सर्वेक्षण किया कि इन पिछड़ी जातियों को शिक्षण संस्थान और सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है, अतः इनको 27% आरक्षण देना चाहिए और इनको जो है भूमि सुधार के कार्य। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों सुझाव पिछड़े वर्ग को पिछड़ी जाति के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा भी समाज में ऐसी बहुत सी जातियां जिनको निम्न समझा जाता था और उनके साथ शोषण हुआ है, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए उनको भी आरक्षण दिया जाए। दूसरा, शिक्षण संस्थान और सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है, मौजूदगी बहुत कम है, अतः केंद्र की सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए और भूमि सुधार जैसे कार्य करके भी इनको लाभान्वित किया जाए। तो देखिए प्रश्न क्या, मंडल आयोग का गठन कब किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया, क्यों किया गया और इसने क्या सुझाव दिए। चार प्रश्न और चारों के उत्तर फटाफट देख लीजिए। मंडल आयोग का गठन मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में किया, 1980 में रिपोर्ट दी, बीपी मंडल की अध्यक्षता में की गई। इसे दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। दूसरा, क्यों किया गया तो SC ST के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान करना, इन जातियों के हितों की सुरक्षा हेतु सुझाव देना, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियों की पहचान करना और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियों की पहचान करके इनके पिछड़ेपन को दूर करने हेतु क्या देना, सुझाव देना, इसलिए किया गया था। सुझाव क्या दिए, 3 सुझाव के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर दिए। अब ये रिपोर्ट कब लागू हुई, ये हमने बात आपको पहले ही बता दी थी कि जो है उसके बाद में मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है और वापिस इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है, तो मंडल आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली जाती। फिर राजीव गांधी की सरकार आती तो वो भी ध्यान नहीं दे पाए। अगस्त 1990 में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अगस्त 1990 में वीपी सिंह की सरकार, जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए केंद्र की सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दे दिया, 27% आरक्षण दिया। जैसे यह आरक्षण दिया गया, आरक्षण प्राप्त जातियां और आरक्षण से जो वंचित जातियां थी उनके बीच में मतभेद बढ़े, उनके बीच में हिंसक लड़ाइयां भी हुई। ऐसी स्थिति में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट जो लोग गए उनमें से एक व्यक्ति का नाम इंदिरा साहनी था। क्या नाम था, इंदिरा साहनी था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो इस आरक्षण को लेकर जो मामला चला उसे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद के नाम से जाना जाता, बनाम भारत संघवाद। तो इंदिरा साहनीवाद आरक्षण से जुड़ा हुआ, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने डिसीजन दिया और उसमें यह डिसीजन दिया कि संविधान के 15, हालांकि आपकी किताब में नहीं है, संविधान के 15(4) और 16(4) में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों के हितों की सुरक्षा करने हेतु सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। अतः जो ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया गया बिल्कुल कानूनी प्रावधान के अनुकूल है, वो संविधान की धारणा के अनुकूल है। तो ध्यान रखना, जो है 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद के मामले में फैसला दिया था। MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान पीठ का गठन किया गया था। इस संविधान पीठ ने वीपी सिंह की सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के द्वारा अगस्त 1990 में जो आरक्षण दिया गया ओबीसी को केंद्र की सरकारी नौकरियों में, उसको बिल्कुल क्या ठहराया, वैध ठहराया। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए बीपी मंडल के बारे में बात कर लेते हैं। ये 1970 से 1967 से 70 और 77 से 79 में बिहार से सांसद थे। दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की इन्होंने अध्यक्षता की। इस आयोग ने अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की। बिहार के समाजवादी नेता थे। 1968 में 1.5 माह तक बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे, ध्यान रखना। और 1977 में किस में शामिल हो गए, जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसलिए जनता पार्टी ने इनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया। यह फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मंडल आयोग की बात हो गई। वापस सुन लो, मंडल आयोग का गठन किसने किया, कब किया, क्यों किया, इसने क्या सुझाव दिए और इसकी रिपोर्ट कैसे लागू। इन 5 में से एक प्रश्न आपको बोर्ड में मिलना ही मिलना। सारी बातें मैंने पैनल पे लिखी है। अब बात है राजनीतिक परिणाम। यहां बात करेंगे हम SC और ST की। 1980 के दशक में दलित जातियों का भी राजनीतिक अभ्युदय हुआ। दलितों को भी लगा कि हमें भी सत्ता में साझेदारी प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान के लागू होते ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्राप्त था, लेकिन
राजनीति में भी हालांकि इनको जो है लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण प्राप्त है, लेकिन ये अपने एक राजनीतिक दल के माध्यम से सत्ता में साझेदार बनना चाहते थे, अपनी सरकार बनाना चाहते थे, और इस उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के संगठनों का निर्माण किया गया। उन संगठनों के बारे में सबसे पहले 1972 में दलित पैंथर्स का गठन हुआ था, जिसने दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार की मांग को उठाया। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसी के बाद में इसका परवर्ती संगठन के रूप में बॉम्ब सेप का गठन हुआ 1978 में। बॉम्ब सेप के बाद में DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन हुआ, और उसके बाद में 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। ये चारों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले 1972 दलित पैंथर्स आंदोलन चल, दलित पैंथर्स का गठन हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको मिलान कीजिए। नंबर 2, 1978 में बॉम्ब सेप, बॉम्ब सेप, और बॉम्ब सेप का पूरा नाम आप लोगों को याद रखना है। बॉम्ब सेप का पूरा नाम लिख देता हूं मैं, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, ये सरकारी कर्मचारियों का एक ट्रेड यूनियन था। ध्यान रखना, इसका गठन 1978 में। नंबर 3, 1981 में इसका बाद में बना DS4। पूरा नाम पूछा जा चुका है, बोर्ड के NCERT के पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, काशीराम जी ने इनका गठन किया था। और सबसे अंत में एक राजनीतिक दल के रूप में 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन, बहुजन समाज पार्टी का गठन काशीराम जी के द्वारा किया गया। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वर्तमान में मायावती जी के नेतृत्व में दल काम कर रहा है। तो ध्यान रखना, बॉम्ब सेप की बात हो गई, दलित शोषित संघर्ष समाज समिति की बात हो गई। अब जब इस बॉम्ब सेप का गठन किया गया था, तो इनका यह मानना था कि हम बहुजन हैं, हम लोग। बहुजन का मतलब हम संख्या में अधिक है। बहुजन का मतलब यहां SC अनुसूचित जाति, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक भी थे। इनका मानना था कि हम संख्या में बहुत अधिक है, हम सब मिलकर यदि एक ही राजनीतिक दल को सपोर्ट करें या हम सब एक जगह मत दें तो हमारी सरकार बन सकती है। तो बहुजन का तात्पर्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की दावेदारी करने के लिए इसका गठन हुआ था, बॉम्ब सेप का। बहुजन समाज पार्टी का गठन इसी उद्देश्य से किया गया कि हम संख्या में अधिक है, जिसका अर्थ यही है, इससे बहुजन समाज पार्टी को काफी बल मिला था। बहुजन समाज पार्टी की 2 दफा विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इनका अच्छा जो है प्रभुत्व रहा है। ध्यान रखना, कौन से 3 राज्य यदि आपसे पूछ ले, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में बसपा BSP का जो है काफी अच्छा दबदबा रहा है। और 2 दफा, बहुत अच्छा प्रश्न, 1989 और 1991, 2 दफा यूपी में बहुजन समाज पार्टी की क्या बनी है, सरकार बनी है। कितनी बार सरकार बनी है? 2 बार, 1989 और 1991। और उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। आजाद भारत में पहला मौका था कि दलितों के जनाधार पर बने किसी राजनीतिक दल ने जो है सरकार बनाई है, सफलता हासिल की है। काशीराम जी ने इसका गठन किया था और इनका मानना था कि हम संख्या में ज्यादा, इससे इनको काफी मजबूती प्राप्त हुई। इनका मानना था कि दलित मतदाताओं के आधार पर भी सरकार बनाई जा सकती है। तो यहां से जो प्रश्न बनने वाले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं
1972, 1978, 1981 और 1984, ये जो है दलित पैंथर्स बॉम्ब सेप का पूरा नाम DS4 का पूरा नाम और बहुजन समाज पार्टी, इनका गठन कब कब हुआ, काशीराम जी ने के द्वारा इनकी स्थापना की गई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना। आ जाइए काशीराम जी के बारे में। बहुजन समाज के सशक्तिकरण, प्रतिपादक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए केंद्र में नौकरी से इन्होंने इस्तीफा दिया। DS4 का गठन भी इन्होंने किया था, ध्यान रखना। DS4 इन डी यानी दलित और 4S दलित शोषित संघर्ष समाज, एक मिनट, पूरा नाम इसका बहुत ढंग से याद रखना, मैंने यहां पर लिखा है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, तो DS और S, इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। 1984 में बसपा की स्थापना हुई थी। कुशल रणनीतिकार थे, राजनीतिक सत्ता को सामाजिक समानता का आधार मानते थे कि जब तक सामाजिक समानता स्थापित नहीं होगी तब तक राजनीतिक समानता कभी स्थापित नहीं होगी। उत्तर भारत के राज्यों में दलितों की राजनीति के ये संगठन करता थे। इस प्रकार से ये वीडियो थोड़ा छोटा सा रहेगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, और सबसे महत्वपूर्ण है मंडल आयोग, और उसके बाद में हमने बात की दलित पैंथर्स की, DS4 की, बॉम्ब सेप की और बहुजन समाज पार्टी की। ये ठीक से याद रखना, ये 2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, दोनों में से एक प्रश्न। आप लोग अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो को कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक अवश्य शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।